हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक स्वामी स्टडीग्राम की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि अपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। तो इससे पहले, आज की वीडियो से पहले उन 3 वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस स्टडीग्राम के ऑनलाइन चैनल को प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए एक छोटा सा ये प्रयास कर रहे हैं, तो हम आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे इस छोटे से स्टडीग्राम के चैनल को एक दिन बड़ा अभियान बना देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से। मानव आकार की पढ़ रहे थे अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से मैंने पढ़ा दिया था आपको पाचन तंत्र के बारे में। आज अपन स्टार्ट करेंगे रक्त के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में पढ़ेंगे कि रक्त क्या होता है, इसके अंदर हृदय के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो देखते हैं, देखो रक्त परिसंचरण तंत्र। अब जैसे नाम से ही उद्बोधित है कि रक्त परिसंचरण तंत्र, तो प्रवाह परिवहन किसका होता है? रक्त का होता है, रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है, इस परिसंचरण के अंदर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र को या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक दूसरा नाम भी होता है। इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्डियो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, यानी हृदय को, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र का? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब क्या हो गया? हृदय से। मतलब इस परिसंचरण का चालन कौन करता है? हृदय करता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसका चालन कौन करता है? हृदय करता है, क्योंकि जो ब्लड है उसकी पंपिंग जो होती है वो आपके पास में कहाँ होती है? हृदय से होती है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का दूसरा नाम क्या हो गया? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किसका परिवहन होता है इसके अंदर? रक्त का परिवर्तन होता है, सॉरी, रक्त का परिवहन होता है। अब बात करें इसकी खोज की, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज का श्रेय जाता है विलियम हार्वे को। विलियम हार्वे को, इन्होंने ही रक्त परिसंचरण तंत्र की पूरी खोज की थी कि रक्त का परिवहन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, सभी की खोज इसने बताई थी। किसने? विलियम हार्वे ने। तो सबसे पहले वापस रिपीट कर देता हूँ, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, किसका प्रभाव होता है? रक्त का। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कार्डियो किसको इंडिकेट करता है? हृदय को। हृदय द्वारा संचालित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? अपने पास में विलियम हार्वे को जाता है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक की बात। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इसको आप एक बार देख लीजिए। रक्त परिसंचरण की परिभाषा देखी, उसका दूसरा नाम भी देखा। अब देखते हैं उसके प्रकारों को। रक्त परिसंचरण को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से देखते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र एक अपने पास में होता है खुला परिसंचरण तंत्र, और एक अपने पास में होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुले में क्या होता है? इसमें वाहिकाएं नहीं होती, तो रक्त क्या है? सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है, टिश्यूज। इसमें जो रक्त होता है सीधे ऊतकों के संपर्क में बहता है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे ऑर्थोपोडा संघ के जो सदस्य होते हैं उसके बारे में। ऑर्थोपोडा संघ के जो सदस्य होते हैं उन सब में कौन सा परिवर्तन होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे ऑर्थोपोडा संघ के जानवर कैसे हो गए? मक्खी, मच्छर, तितली आदि, ठीक है। इन सब में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। जो रक्त है सीधे कहाँ बहता है? ऊतकों में, यानी टिश्यूज में, ठीक है। और ये किस में होता है?
ऑर्थोपोडा संघ में। इसकी चर्चा करेंगे कौन से होता है, मोलस्क संघ क्या होता है, ऑर्थोपोडा संघ क्या होता है। अभी आपको सिर्फ बेसिक के लिए परिसंचरण तंत्र के अंदर मैंने इसकी एक बार चर्चा कर दी, ठीक है। अब देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें रक्त क्या होता है, वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। मतलब रक्त प्रवाह के लिए क्या होती है, वाहिकाएं होती है। रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। धमनी शिरा के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें तो सारे ग्रुप आते हैं लगभग, जैसे एनिलिडा हो गया, उड़ने वाले जो होते हैं पक्षी, स्तनधारी होते हैं वो यानी मैमल्स, ये सारों, इन सारों में कौन सा होता है अपने पास में, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें क्या होती है, रक्त प्रवाह के लिए क्या पाई जाती है, वाहिकाएं पाई जाती है। जो अपने मनुष्य हैं उसके अंदर भी कौन सा होता है, अपने पास बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो अपन मनुष्य का परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, तो कुल मिलाकर अपन किसकी चर्चा करेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र की, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं इसके टॉपिकों की बात करता हूँ, रक्त परिसंचरण तंत्र के। और जो रक्त परिसंचरण तंत्र का बेसिक देख लिया अपन ने, उसके भागों के बारे में चर्चा कर ली। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो देखते हैं। इस टॉपिक के अंदर अब क्लियर करेंगे सबसे पहले अपन रक्त यानी ब्लड को, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसको, हृदय यानी हार्ट को। तो सबसे पहले अपन समझते हैं रक्त को, क्या होता है रक्त। उसके बाद में देखेंगे हृदय रक्त को कैसे पंप करता है, कैसी प्रोसेस होती है सारी, उसके बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रक्त के बारे में। रक्त यानी रुधिर यानी खून, इंग्लिश में ब्लड, ठीक है। रक्त जो होता है संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है अपने पास में संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। रक्त का जो अध्ययन करते हैं अपन, रक्त का अध्ययन जो करते हैं उसको कहते हैं अपन हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कहते हैं उसे। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन, हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रक्त की मात्रा की, अगर ये नहीं दिख रहा तो थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, ब्लड, ठीक है। अगर मैं शरीर में अगर रक्त की मात्रा की अगर बात करूं तो लगभग कितना होता है, 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है अपने पास में। अगर भार की अगर बात करूं, शरीर के भार का लगभग 7% होता है रक्त का भार। लगभग कितना प्रतिशत, 7%। फिर से सुन लीजिए, अगर शरीर में इसकी मात्रा की अगर मैं बात करूं कितनी होती है, लगभग 5 से 6 लीटर के आसपास। और अगर भार की बात करूं, शरीर के भार का लगभग कितना होता है, 7%। और महिलाओं और पुरुष में देखें तो महिलाओं में 20 से 25% कम रक्त पाया जाता है। महिलाओं में कम, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। महिलाओं में जो होता है 20 से 25% रक्त कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी, लीटर की बात कर ली। अब इसके देखते हैं कि निर्माण कहाँ पे होता है रक्त का। रक्त का निर्माण यानी रक्त बनता कहाँ है, 2 प्रोसेस है। एक तो भ्रूण, एम्ब्रियो में, जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है तो उस समय उसमें रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। भ्रूण में जब बच्चा होता है तो उसमें जो रक्त का निर्माण होता है प्लिया यानी स्प्लीन या तिल्ली में, स्प्लीन में, उसमें क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। वैसे जो पुरुष होता है अपने पास में, एडल्ट जो होता है, उसमें जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में। अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। ये जो अपने शरीर की जो मसल्स होती हैं उसमें मैरो कैविटी पाई जाती है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। और उसी के अंदर क्या होता है, रक्त निर्मित होता है, किसके अंदर, वयस्क के अंदर यानी एडल्ट में। और भ्रूण का जो होता है वो किसके अंदर बनता है, प्लिया यानी स्प्लीन या फिर तिल्ली में जो होता है रक्त का निर्माण होता है। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको आगे चलता हूँ। तो वो जो रक्त का निर्माण देख लिया, अब कुछ और टॉपिक देख लेते हैं रक्त के बारे में। अगला जो टॉपिक है रक्त की पीएच। रक्त की जो पीएच होती है वो लगभग होती है 7.4 के करीब होती है।
तो ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है यानी बेसिक होता है। इसकी पीएच कितनी होती है अपने ब्लड की, 7.4 होती है। तो ये लगभग बेसिक होता है। 7 जो होता है उदासीन यानी न्यूट्रल होता है पीएच स्केल पे, ठीक है। 7 से जो ऊपर होता है वो सारा क्या होता है, क्षार यानी बेस होता है। 7 से नीचे क्या होता है अपने पास में, अम्ल होता है। तो ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। आगे की टॉपिक की अगर मैं चर्चा करूँ कि रक्त का, अगला जो बात करें रक्त के कार्य की, जो बॉडी के अंदर जो रक्त होता है वो किस प्रकार के क्या कार्य करता है उसकी देखिए। अगर देखो रक्त के कार्य की अगर मैं बात करूँ तो अपने शरीर के अंदर मेन इसका जो कार्य फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का यानी परिवहन का। यानी जो रक्त है अपने शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ट्रांसपोर्टेशन की, परिवहन की। ठीक है सर, परिवहन की भूमिका निभाता है, लेकिन परिवहन करता किसका है, परिवहन का कार्य कौन करता है, ब्लड करता है अपने पास में। किस किस का परिवहन करेगा ये देखो, गैसों का, ऊर्जा का और पोषक पदार्थों का। तो इन सब के परिवहन में जो रोल होता है अपने पास में वो किसका होता है, अपने पास में ब्लड का होता है। ये ब्लड इसमें कार्य करता है, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूँ, रक्त का भंडारण यानी स्टोरेज। ये रक्त का स्टोरेज कैसे रखे जाते हैं, रक्त का भंडारण बात करें तो अगर एक पॉइंट देखें, रक्त का भंडारण अगर अपन शरीर में करना चाहें तो शरीर में जो रक्त का जो भंडारण रहता है वो कहाँ रहता है, अपने पास में है प्लिया में यानी तिल्ली में यानी स्प्लीन में। इसमें क्या रहता है, अपना रक्त भंडारित यानी संचित रहता है। थोड़ी सी प्लीहा की चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होती है, पॉकेट लेग यानी थैलीनुमा संरचना होती है। ये थैलीनुमा संरचना होती है और कहाँ स्थित होती है, आमाशय के पीछे स्थित होती है, आमाशय के पीछे एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और वहाँ पर ये क्या रखती है, रक्त का स्टोर रखती है। कितने, लगभग 240 ml रक्त का भंडारण रखती है ये अपने पास में, ठीक है। प्लिया के बारे में और जानकारी करेंगे जब अपन आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बेसिक दिख लीजिए बस। क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, आमाशय के पीछे होती है और लगभग 240 ml तक क्या रखती है, रक्त का भंडारण ये रखती है। अब ये तो शरीर में अंदर भंडारण की बात हो गई। अगर इसको बाहर, बॉडी से बाहर अगर रखना चाहें तो कहाँ रखेंगे, लैब में अगर इसको सुरक्षित रखना चाहे तो कितने पे, देखो लैब में अगर अपने को ब्लड रखना है तो लगभग कितने टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 42 दिनों तक रक्त को रखा जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है, ऑक्जेलेट मिला करके। ऑक्जेलेट मिला करके क्या रखते हैं इसको, लगभग 40 से 42 दिन तक क्या रख सकते हैं इसको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रख सकते हैं, लैब में सुरक्षित रख सकते हैं। इन दिनों के उपरांत में क्या होगा, जो रक्त में क्या हो जाएगी, उसके जो भाग है रक्त के, और रक्त की जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट होनी प्रारंभ हो जाती है और रक्त क्या होता है, जमने लग जाता है। उसके बाद में रक्त का कोई भी कार्य नहीं फंक्शन होता, रक्त क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लगभग कितने दिनों के बाद में, अप्रोक्सीमेट 40 से 42 दिनों के बाद में। और तो इसको लैब में रखना चाहिए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग ऑक्जेलेट मिला करके इसको इतने दिन तक रख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट देख लीजिए। इसके बाद में आगे की फिर रक्त की मैं चर्चा करता हूँ। रक्त के थोड़े आगे टॉपिक में अपन देखते हैं रक्त के प्रकार को, यानी रक्त को भी 1-2 भागों में विभाजित किया गया, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो देखो कहा जाता है शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। और एक इसकी कैटेगरी में अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। जो शुद्ध रक्त होता है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन O2 की मात्रा अधिक होती है। इसमें जो अशुद्ध रक्त है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अधिक होती है। यानी इसका जो मेनली विभाजन किया गया किसके आधार पर, गैसों के आधार पर। इसमें O2, इसमें O2। तो इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ऑक्सीजनित रक्त।
ऑक्सीजनित रक्त, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वी ऑक्सीजनित रक्त, वी ऑक्सीजनित रक्त। ठीक है, अब देखिए इसकी थोड़ी सी विशेषता, इसका जो रंग होता है वो अपने पास में होता है लाल चमकदार, शाइनिंग ब्लड, और इसमें जो रक्त का जो रंग होता है गहरा लाल होता है, गहरा लाल कलर का दिखता है। और इसमें जो रक्त में क्या होती है, थोड़ी चमक होती है। लाल रंग जो दिखता है वो किसके कारण दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी, हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। और ये थोड़ा चमकदार होता है, कौन सा, शुद्ध रक्त। और ये जो अपने पास में अशुद्ध रक्त है वो थोड़ा क्या होता है, गहरा लाल कलर का होता है। अब देखिए इसके बाद में शुद्ध रक्त हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। इसको कैसे, गैसों के आधार पर बांटा गया है। ऑक्सीजन अधिक, ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अब देखिए इसमें क्या होती है, आपको पता है कि गैसों से कनेक्टेड कौन होता है, लंग्स, फेफड़े होते हैं। श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक में इतना तो पता ही होता है कि गैसों से संबंधित जो अंग है अपने पास में क्या है, लंग्स हैं, फेफड़े। ठीक है, तो अगर आपसे बात पूछी जाए कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, फेफड़े यानी लंग्स करते, शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है अपने पास में, फेफड़े करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहे रक्त को छानने का, निस्पंदन का कार्य, रक्त का निस्पंदन यानी उसको छानना, निस्पंदन का कार्य पूछे तो वो कौन सा अंग करता है अपने पास में, किडनी। यानी रक्त को निस्पंदन छानने का कार्य कौन करती है, किडनी। और रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है अपने पास में, फेफड़े करते हैं। तो ये जो टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद में थोड़ी सी आगे और चर्चा करता हूँ मैं। अब बच्चों आगे देखते हैं अगला टॉपिक रक्त का, रक्त के घटक के बारे में। रक्त के जो घटक है मुख्य रूप से दो माने जाते हैं। एक अपने पास में है प्लाज्मा और एक है रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स या फिर रक्त कणिकाएं। अब प्लाज्मा का जो भाग होता है रक्त में लगभग कितना होता है, 55%। और कोशिकाओं का जो भाग होता है रक्त में वो होता है 45%। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लाज्मा की। प्लाज्मा का जो 55% है वो किसके संयोग से बनता है, उसमें लोग जल की जो मात्रा होती है लगभग कितनी, 90%। और 10% मात्रा होती है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की, ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की, अकार्बनिक पदार्थों की। कितने प्रतिशत होते हैं ये, 10%। अब इन्हीं 10% में क्या निकलते हैं, देखो प्रोटीन होते हैं। कितने प्रतिशत, 7 से 8% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और लवण होते हैं अपने पास में लगभग 1 से 2%। साल्ट जो होते हैं अपने पास में 1 से 2% किसके अंदर, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में। और प्रोटीन कितने होते हैं, 7 से 8%। तो प्लाज्मा में आपसे पूछे तो प्रोटीन पाए जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल पाए जाते हैं। जी प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से होते हैं, लगभग मेनली होता है अपने पास में फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है एल्बुमिन। ये जो प्रोटीन है अपने पास किस में पाए जाते हैं, अपने प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, दो घटक प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जल होता है 90% के आसपास, कार्बनिक व अकार्बनिक 10%, जिसमें से प्रोटीन होते हैं 7 से 8% और जो लवण होते हैं 1 से 2%। प्रोटीन कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और एल्बुमिन। मेनली इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी प्लाज्मा के अगर कार्यों की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके यहाँ कार्य लिखता हूँ मैं, ये रक्त में कैसा संयोग होता है। पहला अगर मैं बात करूँ रक्त के स्कंदन का, यानी थक्का जमाने का कार्य करते हैं, स्कंदन का कार्य करते हैं। ये मेन पॉइंट अपन देखेंगे जब मैं रक्त कोशिकाएं आपको पढ़ाऊंगा, तो रक्त का थक्का कैसे जमता है, उसमें ये प्लाज्मा कैसे संयोग करता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे डिटेल में। दूसरा इसका जो कार्य है, रक्त की पीएच को नियंत्रित रखना। ये जो रक्त की जो पीएच होती है उसको नियंत्रित रखता है। कितनी होती है, 7.4 के करीब। तो उसको ना अपने पास अम्लीय होने देता है, ना ही क्या होता है ज़्यादा क्षारीय होने देता है। उसकी पीएच को क्या करता है, ये नियंत्रित रखता है। कौन, प्लाज्मा। तीसरे अगर कार्य की अगर मैं चर्चा करूं इसके,
रक्त की श्यानता यानी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बनाए रखने में सहायता करता है, बनाए रखने में सहायक होता है। फिर से सुन लीजिए, स्कंदन का कार्य करता है यानी थक्का जमाने का कार्य करता है, पीएच को नियंत्रित रखता है, और जो रक्त की जो श्यानता होती है गाढ़ापन यानी उसकी विस्कोसिटी उसको बनाए रखने के लिए सहायता करता है। कौन अपने पास में? प्लाज्मा। तो ये तो होगी प्लाज्मा की बात। अब आकर अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे रक्त की कोशिकाओं के बाद। तो आज ये वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपको मिलूंगा रक्त कोशिकाओं की चर्चा के साथ। थैंक यू सो मच।